नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल बड़ा डिम में स्वागत है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि इंडिया के बहुत सारे स्टेटों में लगभग सारे स्टेटों में पेट्रोल के प्राइस 110 के ऊपर और वहीं डीजल के प्राइस 100 के पार पहुंच गए हैं। मुंबई जैसे शहरों में तो पेट्रोल के प्राइस 120 के आसपास पहुंच गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिवाली के एक दिन पहले अपने पेट्रोल और डीजल के जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उस पे पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये की कटौती कर दी है। ये डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हुए बीजेपी रूलिंग जितने भी स्टेट हैं, 15 स्टेट और 7 जो है यूनियन टेरिटरी है, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया और पेट्रोल डीजल के प्राइसों में कटौती की है। वहीं एक उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जो कि बीजेपी रूलिंग नहीं है, फिर भी वहाँ की सरकार ने डीजल और पेट्रोल के प्राइसों में भारी कटौती की है। सरकार का कहना यह है कि डीजल और पेट्रोल के प्राइस में कटौती करने से गरीब और मिडिल क्लास के फैमिली को बहुत फायदा होगा और इस डिसीजन को लेते हुए, डिसीजन के चलते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट को साल भर में 1.3 लाख करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या होता है और पेट्रोल उससे अलग कैसे होता है, पेट्रोल कैसे बनाया जाता है, उसकी रिफाइनरी कैसे वर्क करती हैं, और तीसरा जो है हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि पेट्रोल के प्राइस को घटाते और बढ़ाते हैं, और चौथा पेट्रोल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और लास्ट जो देखेंगे कि हम कौन कौन से सॉल्यूशन हैं या कौन कौन से सॉल्यूशन ला सकते हैं ये जो कि पेट्रोल के बढ़ते हुए दामों और घटते हुए दामों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यदि आपके भी कुछ सजेशन हो तो आप ज़रूर इस वीडियो के अंत में और इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जी हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि क्रूड ऑयल पेट्रोलियम क्या होता है। सो क्रूड ऑयल ही पेट्रोलियम है, क्रूड ऑयल को ही हम पेट्रोलियम बोलते हैं। पेट्रोलियम जो है 2 वर्ड से बना हुआ है, पेट्रा एंड ओलियम। सो पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल, जिसको हम रॉक ऑयल भी कहते हैं। सो पेट्रोल जो है वो क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम नहीं होता है, पेट्रोल अलग है जो कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम का बाई प्रोडक्ट है। सो क्रूड ऑयल जो है एक प्राकृतिक या नेचुरल बोल सकते हैं, एक जीवाश्म ईंधन है जिसको हम फॉसिल ऑयल बोलते हैं। और कहने का मतलब यह है कि जो फॉसिल ऑयल जो क्रूड ऑयल या फॉसिल ऑयल है ये मृत जीवों जैसे एल्गी जिसको हम शैवाल बोलते हैं, जो प्लांथम के मृत अवशेषों से जो कि समुद्री इन्वायरमेंट में अरबों साल लाखों साल पहले समुद्र के मरने के बाद समुद्र के नीचे डूब गए थे और रेत, चट्टान और ज़मीन के परत के नीचे डूब गए, और अधिक टेम्परेचर और प्रेशर और ऑक्सीजन की कमी के कारण ये ऑर्गेनिक मैटर या ये जो मृत जीव थे वे एक वैक्स सब्सटेंस जिसको हम केरोजिन कहते हैं उसमें परिवर्तित हो गए, और टाइम बढ़ते बढ़ते और टेम्परेचर के बढ़ते बढ़ते ऑक्सीजन की कमी के कारण ये एक क्रायोजेनिक प्रोसेस के द्वारा गुजरता है, और ये क्रायोजेनिक प्रोसेस के कारण जो केरोजन है ये हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाता है, और यही हाइड्रोकार्बन को ही हम क्रूड ऑयल बोलते हैं। और ये क्रूड ऑयल जो है समुद्र में और लैंड के नीचे जहाँ पे हमारे हाई प्रेशर होता है वो लो प्रेशर की ओर जाते हैं, और ये समुद्र और ज़मीन के नीचे एक रिजर्वायर बना के लिक्विड फॉर्म के में पाया जाता है। दुनिया में 5 ऐसी कंट्री हैं जो कि सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, उसमें सबसे पहले जो है वो अमेरिका आता है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरा जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, तीसरा जो है रसिया है, चौथा जो है कनाडा, और 5वां जो चाइना है। आप इस टेबल में देख सकते हैं कि ये कितना % कंट्रीब्यूट करती हैं टोटल वर्ल्ड के जो भी क्रूड ऑयल प्रोडक्शन होता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 80% जो क्रूड ऑयल रिजर्वायर है वो हमारे ओपेक कंट्री हैं जो कि वो रिजर्व करके रखी रहती हैं या रिजर्व की हैं। तो हम दूसरा पॉइंट देखेंगे कि क्रूड ऑयल को कैसे रिफाइन करते हैं और पेट्रोल कैसे बनाते हैं। तो जैसा मैंने पहले आपको बताया कि क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम दोनों जो है समुद्र के नीचे, आप भूमिगत के नीचे या लैंड के नीचे लिक्विड फॉर्म में रिजर्वायर होता है वहाँ पाए जाते हैं। तो हम इसको निकालने के 2 ऑप्शन, यदि भूमि में है तो इसको हम ऑनशोर बोलते हैं, तो समुद्र में यदि हम तेल को निकालते हैं तो उसको हम ऑफशोर बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़ी ड्रिलिंग मशीन से हम एक पृथ्वी के अंदर समुद्र के अंदर एक होल करते हैं और उसमें एक स्टील रॉड डालते हैं। तो समुद्र में करना है तो एक हमको बहुत बड़ा सा प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, दोनों में हमको तेल के कुएँ खोदना पड़ता है रिग के साथ, और उससे वहाँ से हम पेट्रोलियम को या क्रूड ऑयल को निकालते हैं। और निकालने के बाद हम इस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम को हम रिफाइनरी भेजते हैं जहाँ पर डिस्टिलेशन मेथड के द्वारा बेस्ड ऑन बॉइलिंग अलग अलग पेट्रोलियम पदार्थों को सेपरेट किया जाता है। तो उस पेट्रोलियम पदार्थ को सेपरेट करने में जो भी हमारे यूजफुल पेट्रोलियम पदार्थ हो, आप देख सकते हैं कि इसमें से आपका डीजल है, पेट्रोल है, नेफ्था है, और एलपीजी है, जेट फ्यूल है और केरोसिन है।
तो हमारे पास इंडिया में जो है वो बहुत बड़ा रिफाइनिंग सेक्टर है, जो कि जिसकी कैपेसिटी है 249 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम, और हमारी जो डोमेस्टिक कंजप्शन है क्रूड ऑयल या क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स की, वो है 213 मिलियन मैट्रिक टन्स पर एनम। तो जो रिमेनिंग या सरप्लस जो हमारी रिफाइनिंग है उसको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इंडिया जो है वर्ल्ड का चौथा नंबर का रिफाइनर है, और एशिया में देखेंगे तो सेकंड आता है चाइना के बाद। इंडिया के पास टोटल 23 रिफाइनरीज हैं, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 पब्लिक सेक्टर, दूसरा जो है प्राइवेट सेक्टर, और तीसरा जो है जॉइंट वेक्टर। सो पब्लिक सेक्टर में जो है 18 हमारी रिफाइनरी आती हैं, और जो है प्राइवेट सेक्टर में 3 रिफाइनरी आती हैं, और जो जॉइंट वेक्टर है उसमें 2 रिफाइनरी आती है। तो जो पब्लिक सेक्टर है उसमें जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है उसकी जो है सबसे ज़्यादा रिफाइनरी है, जो कि 9 रिफाइनरी हैं। सो रिफाइनरी के बाद ये जो पेट्रोल है वो सीधा आपने देखा होगा डीलर के पास, पेट्रोल पंप के पास पहुंच जाता है, जहां से हम बाई करते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो टॉपिक है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं कि जो डीजल और पेट्रोल के प्राइस को अफेक्ट करते हैं, घटाते और बढ़ाते हैं। तो जो उसके 3 मेजर फैक्टर हैं। सो पहला जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, और दूसरा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का जो एक्साइज ड्यूटी है, और तीसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट का वैट है। सो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस, जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस घटता और बढ़ता है तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में पड़ता है। कहने का मतलब है कि डीजल का, पेट्रोल का प्राइस सीधा घटता और बढ़ता है क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर। क्रूड ऑयल एक इंटरनेशनल कमोडिटी है, जैसे ही प्राइस घटेगा बढ़ेगा, वैसे ही मार्केट में हमारे फ्यूल का प्राइस घटे और बढ़ेगा। अब लास्ट ईयर 2020 मार्च और अप्रैल में देखेंगे क्रूड ऑयल का प्राइस जो है बहुत घट गया था, लगभग 20 से 35 यूएस डॉलर पर बैरल हो गया था। उसका कारण ये था कि पैंडमिक के चक्कर में, पैंडमिक के कारण जो है पूरा व्यवसाय ठप हो गया था। डीजल और पेट्रोल का जो सब डिमांड था वो बहुत कम हो गया। जब डिमांड कम हो गया था तो सप्लाई भी कम हो गई, उसकी वजह से क्या कहते हैं, क्रूड ऑयल का प्राइस भी जो है कम हो गया था। बट यही आप इंडिया में देखेंगे, उस समय जो फ्यूल का प्राइस था, डीजल और पेट्रोल का प्राइस था, वो 70-80 के आसपास था, कम नहीं हुआ था। उसका कारण यही था कि इंडिया में भी पैंडमिक के चलते हुए हमारा जो इकोनॉमिक था वो बहुत गिर गया था, और उसको रिकवरी करने के लिए सरकार ने पेट्रोल डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी थी वो और बढ़ा दी, उसको रिकवरी करने के लिए। दूसरा जो है वो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी। सो पेट्रोल पे अभी जो है एक्साइज ड्यूटी वो 32.9 है, और डीजल पे जो है 31.8 है। तो अभी जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट ने पेट्रोल पे 5 रुपये और डीजल पे 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है। अब 2014 से 2021 के भी देखेंगे तो जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ी हुई है 217% के आसपास। पेट्रोल पे 10.39 पैसे था 2014 में, और अभी 32.9 है। अब घटा देंगे 5 रुपये तो आई थिंक 27.9 के पास होगा पेट्रोल का। और वहीं डीजल जो है 31.8 है, तो उसमें आप 10 घटा दें तो 21.8 रहेगा एक्साइज ड्यूटी। तो ये सब बढ़ने का जो मेन रीज़न है वो गवर्नमेंट अपनी रिकवरी करना चाहता है, अपने इकोनॉमिक को बराबर करने के लिए इतना एक्साइज ड्यूटी लगाया। और तीसरा जो है वो वैट स्टेट गवर्नमेंट का है। तो ये जो वैट जो है अलग अलग स्टेट का डिफ़र करता है, डिफरेंट स्टेट हैविंग द डिफरेंट वैट परसेंटेज, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अलग अलग सिटी में, अलग अलग स्टेट में जो है पेट्रोल और डीजल का प्राइस जो है वो अलग अलग रहता है। उसका मेन रीज़न यही है कि क्योंकि वैट परसेंटेज जो है अपनी अपनी सरकार अपने अपने हिसाब से लगाती हैं। तो अब हम देखेंगे कि पेट्रोल प्राइस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इंडिया जो है वो डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को अपनाती है, डायनेमिक प्राइसिंग सिस्टम को फॉलो करती है। इसका कहने का मतलब यह है कि जब भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल घटेगा या बढ़ेगा, उसके हिसाब से हमारे इंडियन मार्केट में भी फ्यूल प्राइसेस घटे और बढ़ेगा। तो कहने का मतलब ये सीधा सीधा है कि ये जो फ्यूल प्राइसेस है वो डीरेगुलेटेड है, मतलब सीधा जो है हमारा इंडियन गवर्नमेंट का उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है प्राइस पे, बल्कि ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग घटता और बढ़ता है। जैसा क्रूड ऑयल में प्राइस घटेगा बढ़ेगा। बट आपको ये बता दें कि ये हमेशा ऐसा नहीं हुआ करता था। आप हिस्ट्री देखेंगे तो पहले जो है
जो पेट्रोल का प्राइस है, डीजल का प्राइस है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता था। कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ही इसको घटाती थी और बढ़ाती थी। बट 2010 में मनमोहन सरकार ने पेट्रोल के प्राइस को डीरेगुलेट किया और वहीं 2014 में मोदी गवर्नमेंट ने डीजल के प्राइस को रेगुलेट किया, जहां की 1 तारीख को और 16 तारीख को पेट्रोल और डीजल के प्राइस में बदलाव आएगा, जैसा कि ग्लोबल मार्केट में उसका प्राइस रहेगा। बट 16 जून 2017 से ये बदलाव को चेंज करके डेली सुबह 6 बजे बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल मार्केट क्रूड ऑयल, जैसा भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस रहेगा उसके हिसाब से हमारा सुबह 6 बजे डेली जो है फ्यूल प्राइस डिसाइड होगा। इसलिए आप देखते होंगे कि हर दिन सुबह 6 बजे आपको जो भी चेंज आता होगा, हर दिन सुबह आप देख सकते हैं डीजल और पेट्रोल के प्राइस में। इससे करने से फ़ायदा ये होता है कि जो भी क्रूड ऑयल में जो भी इंटरनेशनल मार्केट में चेंजेस होगा उसका सीधा जो इम्पैक्ट होगा हमारे डीलर्स और कंज्यूमर पे पड़ेगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में इंडिया गवर्नमेंट जो है पेट्रोल को कैसे कैलकुलेट करती है। तो आप हम इस टेबल में देखेंगे एक एक पॉइंट को कि कैसे हमारा गवर्नमेंट फ्यूल के प्राइस को कैसे कैलकुलेट करती है। तो लास्ट टॉपिक यह है कि कैसा कौन कौन सा सॉल्यूशन है जिससे हम क्या कहते हैं फ्यूल के प्राइस में कमी ला सकते हैं या फ्यूल के प्राइस को हम कम कर सकते हैं। तो पहला जो है वो है बायोफ्यूल, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल, जिसको हम ग्रीन फ्यूल बोलते हैं। और दूसरा जो है बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी हम यूज़ करेंगे। और तीसरा जो है वो इस फ्यूल प्राइसेस को जीएसटी के अंदर लाया जाए। तो पहले पॉइंट हम डिस्कस करेंगे जो बायो फ्यूल और ग्रीन फ्यूल। सो इंडिया गवर्नमेंट जो है डिसाइड किया है कि E20 फ्यूल, जिसको हम E20 फ्यूल को प्रमोट करेंगे, जिसको हम ग्रीन फ्यूल भी कहते हैं, तो ग्रीन फ्यूल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, इसमें 20% जो है इथेनॉल को गैसोलीन के साथ, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो, उसके साथ मिक्स किया जाएगा, जिससे कि इंडिया गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा, लगभग 8 लाख करोड़ का, यदि एक साल में ऐसा करती है 20% मिलाती है। तो जो कि हम क्रूड ऑयल जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी और हमारा जो प्राइस भी है वो कम हो जाएगा। करंटली जो ऑयल मेकिंग कंपनियां हैं 4 to 5% जो है इथेनॉल यूज़ करती हैं पेट्रोल और डीजल पे। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो है डायरेक्ट हमारे कंज्यूमर को फ़ायदा नहीं होता है। वो डायरेक्ट जो है हमारा पैसा जो लेती हैं वो इथेनॉल का भाव नहीं, वो सीधा पेट्रोल का पैसा लेती है। जबकि इथेनॉल जो हमारा कॉर्न, क्रॉप रेसिड्यू और वुड से बनाया जाता है, कि बहुत ही सस्ता होता है, बट उसका हमें फ़ायदा नहीं मिल पाता है अभी। और दूसरा जो पॉइंट है बैटरी ऑपरेटर व्हीकल, सो इंडियन गवर्नमेंट ने भी लगभग $3.5 बिलियन के आसपास जो है पैसा को अप्रूव किया है इसको प्रमोट करने के लिए, कि हाईवे पे जो है बहुत सारे बैटरी चार्जिंग स्टेशन बनाया जाए। और जो भी मतलब बैटरी ऑपरेटर व्हीकल खरीदेगा उसका जो टैक्स होगा, रजिस्ट्रेशन फीस होगा, उसको माफ़ किया जाएगा, उस पर पैसा नहीं लगेगा। और जो लास्ट है वो, यदि हम इस फ्यूल्स को, गैसोलीन को, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोलियम, इसको यदि हम जीएसटी के अंदर लाएंगे तो सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, जो कि मैक्सिमम आई थिंक 20 या 25% जो भी है, 18% टैक्स। तो जो भी और अलग टैक्सेस हैं स्टेट गवर्नमेंट का, एक्साइज का, और भी बहुत सारे टैक्सेस जो मैंने कैलकुलेशन के टाइम में बताया था, वो सब कम हो जाएगा। तो इससे भी हमारा फ्यूल प्राइस जो कम हो जाएगा। मैं तो आशा यही करूँगा गवर्नमेंट से कि इस डीजल और पेट्रोल के प्राइस को जीएसटी के अंदर लाएं और बायोफ्यूल को जल्दी से जल्दी प्रमोट करें, और बैटरी ऑपरेटेड जो व्हीकल है कंज्यूमर्स भी उसको खरीदें और उसका फ़ायदा लें। आई होप ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।